हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखो आज का ये जो वीडियो है थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई 90% स्टूडेंट फेल इन सीए फाइनल एग्जाम। अब देखो सीए फाइनल का जो एग्जाम है ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है नॉट कवरिंग 100% सिलेबस। अब देखो YouTube पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर एबीसी एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। काफी टीचर्स एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, बट उस एबीसी एनालिसिस का पर्पस क्या है कि आपको पता चले कि प्रायोरिटी कौन से चैप्टर्स को मुझे प्रायोरिटी देना है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना है। बट 100% सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चैप्टर्स छोड़ दूं या आधा सिलेबस पढ़ के अगर मैं सीए बन जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अगर अभी तक भी आपने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रखे हैं तो मेक श्योर करो कि उनको पढ़ो, है ना। जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है कि यार इसको छोड़ देता हूं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट को समय चाहिए। आप अपना टाइम दो। अगर 2 घंटे 3 घंटे उस चैप्टर में दोगे ना तो आपको समझेगी हर चीज। जो आपको डिफिकल्ट लगती है ना, एक बार आप वो कर लोगे ना उसके बाद बहुत ईजी लगेगी। पहले जब आप इंटरमीडिएट में थे या 10th में थे 12th में थे तब वो एग्जाम भी हमें डिफिकल्ट लगते थे, बट एक बार कर लिया उसके बाद ईजी लगता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। जो चैप्टर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है उसको थोड़ा समय दो। अगर आपको खुद से नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो, काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे वो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। सो आप अगर उसको समय दोगे तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझेगा। सो 100% सिलेबस कंप्लीट करो ताकि आपका जो है यहाँ पर एग्जाम में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, है ना। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। अब देखो एग्जाम में जो है मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो आने वाला जो आपका एग्जाम है मई 25 का वो आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर बन जाएगा। तो इसीलिए पहले ही मॉक टेस्ट पेपर दे दो। अब काफी बच्चे देना तो चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर, लेकिन क्यों नहीं देते कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो सिलेबस आपको लगता है ना कि मैं पूरा 100% कर लूंगा उसके बाद दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आपका 90% या 95% भी एक बार सिलेबस हो गया है कवर अप तो आप जाकर के मॉक टेस्ट पेपर लिख दो। मॉक टेस्ट पेपर में जब भाई साहब ब्लैंक पेपर आता है ना सामने, तो पता चलता है, दिमाग को यहाँ पर लोड आता है कि कैसे मुझे करना है, कहां से शुरू करूं आंसर, ठीक है, क्या प्रेजेंटेशन रहना, किस फॉर्मेट में मुझे आंसर प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें जो है आपको पहले ही क्लियर हो जाएगी। अभी अगर नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। सो देख लो अभी प्रॉब्लम फेस करना है या एग्जाम टाइम में करना है। अगर अभी मॉक टेस्ट पेपर दे दोगे, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 पेपर तो आपको लिखने ही है, ठीक है। हर पेपर के मतलब हर आपके जो सब्जेक्ट है उसके 2 मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने दे दिए तो उस सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड आ जाएगा और डेफिनेटली आपका एग्जाम में जो है स्कोर 20 मार्क्स या 25 मार्क्स जो है आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर आपको अच्छे से देने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉट फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ही फेस करने हैं, है ना। सो वहां पर क्या है, प्रोविजंस का आना। देखो 2 चीजें हैं, एक आपको प्रोविजंस का आना और दूसरा उस प्रोविजंस का इंप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो काफी सारे, जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो देखो आप टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है। अब प्रोविजंस दिए हुए बहुत इजी, आपको याद भी हो जाएंगे, लेकिन उसका इंप्लीकेशन करना वो एक डिफरेंट चीज है। सो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ही आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। आईटीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आना, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उसमें आपको लैंग्वेज का भी पता चले, क्योंकि जो आंसर्स दिए हुए हैं मोस्टली जो भी क्वेश्चन बैंक होती है आपके पास, जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो आंसर दिए होंगे वो आईसीआई के सॉल्यूशन ही है। तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट के पर अगर क्वेश्चन पूछा है तो मुझे कितना आंसर लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, कितना क्या मेरा लैंग्वेज रहना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना, काफी बच्चे जो है शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं कि 200 पेजेस की बुक वगैरह आप फॉलो कर रहे हो, कम पेजेस में आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या होता है, कट टू कट चीजें पड़ी होती है। अब एग्जाम में जब आप देख रहे हो तो क्वेश्चन में आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखना पड़ता है ना। जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया है, जस्ट एक बार जाकर के वो आंसर्स देखो कि आईसीआई क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है हमसे। सो उस तरह से आपको आंसर्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, है ना। तो उसमें पूरा फुल लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर या ये चीजें आप पहले ही दे दोगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से पहले ही कर लोगे, उस केस में जो है आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा आएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंट जो है कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट कैपिटलाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। अब देखो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सर उसको कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसा हो काफी बच्चों के साथ होता है कि वो आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे पीछे जो है भूलते चले जाते हैं, क्योंकि सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है।
और ये चीजें काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चीजों को याद नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने कैपिटलाइज नहीं किया है। अब सर कैपिटलाइज कैसे करें? तो देखो, एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस फॉलो करना तो डेफिनेटली आपको चीजें याद होगी और आपका जो है रिटेंशन बढ़ेगा। पहला, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई एक चैप्टर आपने उठाया है जो आप पढ़ रहे हो, आपकी बुक में वो मान लीजिए 15 या 20 पेजेस का चैप्टर दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट पेज से सारी चीजें याद करना शुरू करोगे। 15-20 पेजेस का जितना चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करोगे। मान लीजिए आपको चैप्टर कंप्लीट करने में 2 घंटा या 3 घंटे लग जाते हैं। अब आपने 3 घंटे में एक बार पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, सीधा जंप करते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब देखो, जो जब भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है उसके बाद आपका चैप्टर पूरा हो जाता है, 5-10 मिनट लो, रुको, सीधा जंप इन मत करो क्वेश्चंस पे। पहले 10 मिनट रुको और एक बार सारा चीजों का जो है ओवरव्यू लो कि मैंने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। वो चीजें आपको जो है ओवरव्यू अगर आपने लिया ना, तो 5 से 10 मिनट लगेंगे लेकिन आपको जो है चीजें दिमाग में बैठ जाएगी कि इस चैप्टर का फ्लो क्या है, हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, किस कॉन्सेप्ट में कौन से चीजें थी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ टाइम लिमिट्स दिए हैं, कहाँ कहाँ रेट्स दिए हुए हैं। तो ये चीजें जो है अगर एक बार ओवरव्यू लोगे तो वो दिमाग में आपका जो है रिटेन होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है ना। तो आपने पढ़ा चैप्टर मान लीजिए 20 पेजेस का है, 25 पेजेस का है, आपने पूरा चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए कि एक बार 5 मिनट रुक करके जो भी मैंने पढ़ा है मैं उसको एक बार फिर से ओवरव्यू लूंगा। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है सर, हमने सेक्शन 15 पढ़ा है, सेक्शन 15(1) क्या बोलता है, फिर सेक्शन 15(2) के क्या इंक्लूजन्स है, 15(3) के क्या एक्सक्लूजन्स है, उसके बाद हमने वैल्यूएशंस रूल देखे, रूल में 27, 28, 29 क्या क्या बोलते हैं। सो जस्ट आपको जो है 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार ये ओवरव्यू वाला सिस्टम आपने कर दिया ना, तो आपको चीजें जो है दिमाग में छप जाएगी और फिर आपको जो है यहाँ पर रिटेन करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को कैपिटलाइज करके चलो। इवन दो 5-10 मिनट ज्यादा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा और सीधा क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, चीजें रिटेन नहीं रहेगी और फिर जब आप अपना सेकंड रिवीजन करोगे या थर्ड रिवीजन करोगे तो सारी चीजें नई नई लगेगी और आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय लेकर के एक बार ओवरव्यू लो, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन के प्रैक्टिस में हमें क्या देखना है सर, जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं। ठीक है, अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं। अदरवाइज अगर आपने खुद ने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं तो मेक श्योर करो कि उनको राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, 100% क्वेश्चन का मैं नहीं बोल रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करो, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां पर पूरा एक बड़े बड़े क्वेश्चंस है, जैसे आईटीसी के क्वेश्चंस है, तो मेक श्योर करो एक बार जो है आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, खुद से आपको पता चलना चाहिए कि कितना समय लग रहा है ना। बड़ा क्वेश्चन कोई है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में मेरे को पूरा करना है। अब जैसे एफआर की बात करूं, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आएगा, तो आपका वहां पर प्रैक्टिस होना चाहिए कि सर अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको 25 मिनट 30 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा विद प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग मैं उसको कंप्लीट कर पाऊं। तो अगर आपने अभी प्रैक्टिस किया है तो ही आप एग्जाम में उसको जो है अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए मेक श्योर करो कि आपका जो है राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा हो और आपने कॉन्सेप्ट्स को जो है कैपिटलाइज किया हुआ है, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को मुझे अप्लाई करना है, वही मुझे दिमाग लगा करना पड़े। ठीक है, रिटेन करने में, याद करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, नॉट एबल टू कंप्लीट योर डेली टारगेट्स। अब देखो, आपको जो है, आप जब भी आपका एग्जाम है, अब देखो 70 डेज रह गए हैं, तो आप जो भी प्लान आपका चल रहा है, जो आपने शेड्यूल बना रखा है, उसको आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी डेली टारगेट सेट किया है कि आज के, मान लीजिए आज के दिन में मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, सो मेक श्योर करो कि वो 3 चैप्टर आपके पूरे हो ही जाए। ठीक है, सो हर रोज आपका ये हैबिट होना चाहिए कि मुझे अपना डेली टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करते रहोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, आप एकदम खुश रहोगे और स्ट्रेस फ्री जो है आप एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। लेकिन स्ट्रेस किसको होगा भाई, जो यहां पर अपना डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, आपको एक्शंस नहीं लेते हो, है ना। स्ट्रेस कब आता है, स्ट्रेस नेवर कम्स फ्रॉम वर्किंग हार्ड, स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग। ठीक है, नॉट टेकिंग एक्शंस। अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको स्ट्रेस होगा, फिर आपको एंजाइटी होगी कि मेरा एग्जाम में क्या होगा, आपको सारी चीजें ये होने वाली है। इसीलिए अभी भी समय है, अच्छा खासा समय बचा है, आपको जो है डेली टारगेट्स कंप्लीट करते चलो। हमें सिर्फ एग्जाम के दिन नहीं जीतना है, हमें आज आज और हर रोज जो है हमें जीतना है। डेली टारगेट्स कंप्लीट करोगे, हर रोज जीतते चले जाओगे, तो आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के दिन आपका जीतना एकदम जो है फाइनल हो जाएगा। इसीलिए कंप्लीट करो अपने डेली टारगेट्स को। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अगर इन सारे पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे तो आपका डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सो अब बहुत कम समय रहा है, पूरा अपना एनर्जी दे दो, सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो,
2 महीना नहीं चला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम जो है इसको पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से जो है तैयारी करो, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, और ये सक्सेस देखो आपकी फैमिली वेट कर रही है, ठीक है। जब भी कोई स्टूडेंट पास होता है तो उसका पूरा फैमिली पास होता है, और जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसका पूरा परिवार फेल होता है। इसीलिए आपको जो है यहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, और डेफिनेटली अच्छा प्रिपेयर करोगे, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, ठीक है। सो